हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा। वेलकम टू पूजा's क्लासरूम। हम मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे अपने वीडियोस के अंदर, जो मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर हमारे लिए यूज़फुल रहेगी। सबसे पहले हम 10th लेवल का, फिर 12th लेवल का, फिर ग्रेजुएट एंड देन पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर जाएंगे। ये बेसिकली राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है। इनफैक्ट इस अगर टॉपिक वाइज हम देखेंगे तो 10th और 12th के लिए भी यूज़फुल रहेगा। हम आज फर्स्ट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम बाइलैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ में करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। ये बेसिकली सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, लोको पायलट हो, रेलवेज हो, आईबीबीएस हो, जो भी हो, उन सब के लिए ये चीजें यूजफुल रहेगी हमारे पास में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं समीकरण, क्योंकि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे हम इस लेवल को अपग्रेड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं समीकरण। समीकरण का मतलब क्या है? समीकरण हम किस फॉर्म में लिखते हैं बचपन से? लेफ्ट हैंड साइड होता है एक राइट हैंड साइड होता है, इक्वल टू बीच में आता है। इस तरह से ये कोई भी फॉर्म होगी वो इक्वेशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 4x + 5 = 0, या मैंने लिख दिया 4a + 5b = 3c। ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ इक्वेशन के एक तरफ LHS होगा, RHS होगा और बीच में इक्वल टू का साइन होगा, तभी वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? समीकरण कहलाएगी। ठीक है, हम समीकरण के बारे में तो जान गए हैं। अब हमें पता करना है द्विघात समीकरण क्या होता है। अब समीकरण के लिए तो हम पहचान गए कि लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड होना चाहिए और बीच में इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए। लेकिन हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये समीकरण मतलब कि द्विघात है, सरल रेखीय है या त्रिघात का है, क्या है? इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन है उसकी डिग्री चेक करते हैं। डिग्री क्या होता है हमारे लिए? अलजेब्रा के अंदर डिग्री क्या है? कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज होते रहते हैं वैल्यूज के साथ, चर, जिसको हम चर बोलते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास में कांस्टेंट, वो होता है, और चर जो चेंज नहीं होते हैं। कांस्टेंट में तो हमारे पास में मैथमेटिक्स की जो भी वैल्यूज है वो सब कांस्टेंट के अंदर आ जाएगी, जैसे 1 है, -1 है, 2 है, 4 है, 5/6 है। जो भी वैल्यू ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में है वो हमारे पास में अचर आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएबल क्या है? जो चेंज होती रहती है, जिसको हम अल्फाबेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, a, b, ये सब क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, तो डिग्री के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो डिग्री में क्या है? वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है उसको चेक करके हम इक्वेशंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिग्री हमारे पास में 0 हो गई, इक्वल्स टू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेरिएबल हमारे पास में क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसके इक्वल है? 0। और किसी के ऊपर भी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है कि नहीं होता? तो मतलब कि डिग्री 0 है तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट टर्म हो गया हमारे पास में। क्या हो गया वो? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से अगर कुछ भी रिप्रेजेंट किया गया है डिग्री 0, तो इसका मतलब ये हो गया है कि वो किसी भी वेरिएबल के या पॉलिनोमियल नहीं आ रहा है, वो एक सिंपल सा कांस्टेंट टर्म शो कर रहा है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, इन केस हमारे पास में डिग्री की वैल्यू 1 हो गई,
कितना, डिग्री की वैल्यू 1 मीन्स वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो गई, 1 हो गई। डिग्री को हम अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, घात। क्या हो गया, घात। क्योंकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए यूजफुल रहना चाहिए, तो हम साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। डिग्री हमारे पास अभी 0 पढ़ लिया हमने, अगर डिग्री की वैल्यू 1 हो गई मतलब कि क्या हो गया, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो गई। जैसे मैंने मान लिया y की पावर 1, अगर किसी के ऊपर भी पावर, तो ये तो y की पावर 1, ये लीनियर हो ही गया है, ठीक है। अगर y ही लिखा है, इसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, तो उसको भी हम क्या मानते हैं, वो इक्वल टू किसके हैं, 1 के है। तो अगर डिग्री 1 है तो ये हमारे पास में हो गया सरल रेखीय समीकरण, सरल रेखीय समीकरण, ठीक है। अगर हमारे पास में इसी तरह से डिग्री कितनी हो गई है, 2 हो गई है, डिग्री कितनी हो गई, 2 मीन्स हाईएस्ट पावर क्या हो गई है, 2। जैसे मान लिया x की पावर 2 मान लिया, y की पावर 2 मान लिया, तो क्या हो गया उसमें, ये द्विघात समीकरण, ये हो गया हमारे लिए द्विघात समीकरण, या इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में डिग्री क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो बढ़ती रहेगी तो अगर हमारे पास में नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 3। 3 के लिए हम क्या बोलेंगे, ये द्विघात है, वो त्रिघातीय समीकरण या क्यूबिक इक्वेशन हम उसको बोल सकते हैं, त्रिघात समीकरण, या हम उसे बोल देंगे क्यूबिक इक्वेशन। और इससे ज्यादा होती है तो हम उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, मतलब कि पॉलिनोमियल एक जनरल फॉर्म हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब हम द्विघात समीकरण के लिए कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को, जैसे कोई एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से टॉपिक का है। तो टॉपिक को पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा ये द्विघात समीकरण के अंदर आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास में क्लासिफिकेशन ही गलत हो गया तो हम आगे उस क्वेश्चन को भी गलत कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के एग्जांपल्स, उदाहरण से हम क्लासिफाई करेंगे कि इसको कैसे पहचाने एग्जाम में। उदाहरण या एग्जाम्पल, वैसे मैं एक स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ कि द्विघात का जनरल फॉर्म क्या है, मूल स्वरूप कैसे लिखते हैं, या सामान्य रूप कैसा दिखता है हमें। सामान्य समीकरण इसका क्या रहता है, या इसको बोल देंगे हम मूल समीकरण क्या है इसका, या इंग्लिश में हम पढ़ना चाहेंगे तो जनरल इक्वेशन क्या है, या स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी इसकी। स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो हमारे पास इक्वेशन पूरा नहीं, इक्वेशन कब होता है जब एलएचएस आरएचएस और इक्वल टू बीच में हो, तब इक्वल टू 0। ये हमारे पास में द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। इसको ही हम जनरल फॉर्म में अगर कोई भी बच्चा लिखना चाहेगा तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये रह जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें अब सभी लोग देखिए, ए बी और सी क्या है, एक कोई कांस्टेंट टर्म होगा, ये वेरिएबल नहीं है, ये अल्फाबेटिकली लिखा है लेकिन ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारे लिए यहाँ पे क्या है, एक्स, एक्स हमारे लिए क्या है, वेरिएबल। एंड ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो गुणांक है वो बी है, और जो कोई कांस्टेंट टर्म है वो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके उदाहरण हम देखना चाहेंगे कि हम कैसे पहचाने। तो सिंपल सी चीज है, मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिखा है, तो इसमें हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, एक्स की पावर। एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2 है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे तो एक्स भी था, यहाँ एक्स नहीं है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई होके ये टर्म क्या हो गई यहाँ से
हट गई है। तो ये हमारे पास में क्या है, द्विघात समीकरण है। अब ये देखिए, अगर मैं लिख दूं तो x की पावर -2 प्लस x की पावर 2 इक्वल्स टू 0। अब ये आप चेक कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्यों? अगर फर्स्टली हम देखें तो ये क्या है, x है, ये भी x है, x की पावर कितनी है, -2 है, x की पावर 2 है। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हाईएस्ट पावर तो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें, इसको कैलकुलेट करें, किसी की भी पावर माइनस में हो तो उसको हम नीचे लिख सकते हैं। इसको हम नीचे लिखेंगे 4/x² प्लस x² इक्वल्स टू 0। तो 4, ये x² हमारे पास में क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो हम 1 मान लेंगे। तो x² और x² क्या हो जाएगा, x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 में चला जाएगा, तो 4 प्लस x² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है हमारे पास में। तो हमें पहली बात तो जनरल फॉर्म देखने को मिल सकता है, अगर नहीं है तो पहले हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि ये द्विघात समीकरण है भी या नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इन क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बेसिकली आप ये देख लो कि अगर ये यहाँ पे पावर नेगेटिव में है तो प्लीज ये इसको चेक कर जरूर कीजिएगा कि ये पावर बढ़ा तो नहीं रहा है, ये द्विघात है या नहीं है। पता चले कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे एग्जाम में और वो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन ही ना हो, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गए हैं। पहचान हमने कर लिया कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था इसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम बचपन से 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एलजेब्रा। एलजेब्रा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेरिएबल्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंट टाइप पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि अगर एलजेब्रा में हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x का कितना, x का जीरोस क्या होगा या x का मूल क्या होगा या x की क्या वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को संतुष्ट कर दे, ये इसको सेटिस्फाइड कर दे। तो हम कैसे सॉल्व करते थे, सबसे सिंपल मेथड, x अलग कर दो और कांस्टेंट हम ये प्लस का 1 यहाँ जाके -1, x इक्वल्स टू -1, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/4। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू -1/4 पे ही ये इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी पावर कितनी थी, हाईएस्ट पावर 1 थी, तो इसका कितना रूट आया, 1। मूल कहो, जीरोस कहो या रूट्स बोलो, ये क्या होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर द्विघात हम बोल रहे हैं तो इसके मूल कितने होंगे, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम इसको बोल देंगे द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन में पावर 1 है तो एक ही मूल निकल रहा है, तो इसमें मूल कितना, डिग्री कितनी है इसकी, 2। इसके मूल कितने होंगे या जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसी 2 वैल्यूज होगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। उसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। इसके मूल कितने होंगे, 2। तो उसको हम जनरल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, अगर किसी को भी इसमें कुछ नोट डाउन करना होता है तो आप साथ साथ कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक है, इसी का क्या है, पहले हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन हम बोल सकते हैं,
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण को पहचानना। फिर हमारे पास में आ रहा है रूट्स, या आ रहा है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास सेकंड टॉपिक आ गया रूट्स और जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हमने इसमें बोला था हमारे पास में दो मूल होंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, या फिर इमेजिनरी रूट्स हो। हम पहले इसको दो फॉर्म से आ सकते हैं। अब हमारे पास में ये पता चल गया भी दो आएंगे रूट्स, मतलब कि दो ऐसी वैल्यूज हैं जिसको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो सकती है। ठीक है, इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे कि भाई अल्फा और बीटा कैसे है, रियल नंबर है। रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, जिसके अंदर सारे नंबर्स आए, मतलब कि -1, -2, 3/4, 0, 1, 2, 3, मतलब जिस तरह के भी नंबर है वो क्या आ जाएंगे रियल नंबर्स के अंदर। रियल नंबर्स हम नंबर सिस्टम्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि नेचर कैसा है रूट का, मतलब ये जो नंबर आएंगे वो किस तरह के हो सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले पढ़ लेते हैं कि रूट्स कितने तरह के हो सकते हैं। दो तरह के हो सकते हैं भाई, एक तो रियल तो होंगे ही होंगे। रियल होंगे तो ये सेम होंगे या डिफरेंट होंगे, इसका पता कैसे करेंगे, नेचर ऑफ रूट से। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, या कहीं कहीं स्मॉल ट्राइंगल डेल्टा टाइप भी बना हुआ होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है। अगर इसकी वैल्यू मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, मतलब कि रियल नंबर्स होगा और डिफरेंट, मतलब कि दो अलग अलग नंबर्स आएंगे हमारे पास में। ठीक है, अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए इक्वल टू, तो रियल रूट्स होंगे एंड सेम, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी, मतलब 1 1 2 2 3 3 4/2 4/2 इस तरह से। ठीक है, और डी अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा, या फिर इसके रियल रूट्स नहीं है। इमेजिनरी नंबर हम पढ़ते हैं, उसके लिए एक अलग से टॉपिक है, लेकिन ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसके अंदर नहीं पढ़ेंगे हम इमेजिनरी। हम ये पता कर लेंगे भाई डी है तो ये इमेजिनरी होगा। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है नेचर ऑफ रूट्स। अब इसके सॉल्यूशंस पे आते हैं कि भाई ये इक्वेशन है हमारे पास में, तो इसके कैसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, हम जो मतलब कि 8th क्लास में, 9th क्लास में, 7th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसके एक स्टैंडर्ड मेथड होता है गुणनखंडीय विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। मूल ज्ञात करने के क्या कौन कौन सी विधियां हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है हमारे पास में, हमारे पास खूब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और हमारे पास में बेसिक से स्टार्ट होता है कि गुणनखंडीय विधि के बाद 9th क्लास में या 10th क्लास में हमारे पास में ग्राफिक विधि आती है। ग्राफ के द्वारा, ग्राफिक मेथड के ग्राफ के द्वारा हम कैसे पता कर ले कि इसका क्या मूल है, क्या जीरोज होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशंस को। सेकेंड मेथड आ जाएगा ठीक है, ये दो तरीके हमारे पास में आ जाएंगे। 3 और 4 भी है, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट 3rd और 4th पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके लिए हमारे पास में क्या रह जाएगा, कि अगर हम जनरल फॉर्म के अंदर पढ़े तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करना है, जो मिडिल टर्म है, अब मिडिल टर्म क्या होता है, बीच वाला टर्म
ऐसा मानते हैं, लेकिन काफी बार एग्जाम्स में मैंने नोटिस किया है कि इस तरह से भी लिखा आ सकता है। तो इसमें मिडिल टर्म ये एक्स स्क्वायर वाला नहीं होगा, एक्स वाला होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म हम किसको मानेंगे, जिसके अंदर कोफिशिएंट क्या है, मल्टीपल ऑफ एक्स। कोफिशिएंट कौन सा, मल्टीपल ऑफ एक्स, एक्स के बीच एक्स, इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। किस तरह से फैक्टराइज करना है, इसका जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन है वो इसके फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर 5 और ये 7x मिडिल टर्म हो गया। तो फर्स्ट वाला टर्म और सेकंड लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आ जाएगा, करें 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10x स्क्वायर। ठीक है, तो बीच वाली चीज को ऐसा फैक्टराइज करना है कि इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए वो। तो इसमें सिंपल सी चीज दिख रही है, 7x है, 5 + 2 7 होता है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 2x + 5x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x और 5x किया, तो मैंने अगर 2x और 5x में करती हूँ, 2 5 10 और x कितना हो गया, x स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो मतलब हमारा फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। अब इसमें हम कॉमन लेके इसको फैक्टराइज कर देंगे, 2x स्क्वायर और 2x है, तो इसमें से हमने 2x कॉमन ले लिया, इधर x बचा, क्योंकि x की पावर 2 थी, एक पावर बाहर आ गई है तो एक बची है, +1 प्लस इसमें से क्या कॉमन आ गया 5, तो यहाँ बचा x + 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास कॉमन आ गया x + 1, ये आ गया 2x + 5 इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो वो कब हो सकता है, या फिर ये टर्म 0 या ये टर्म 0, तो इसको भी हम फैक्टराइज अलग से करें। तो हमारे पास में क्या था, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इक्वल कितना हो जाएगा, -1। दूसरा क्या है हमारे पास में, 2x + 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, ये हमारे पास में दो रूट आ गए। तो मतलब कि x बराबर -1 के अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और x इक्वल टू -5/2 पुट करेंगे तब भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो ऐसी वैल्यूज जो इसको 0 बना दे, वो कौन है, -1 या -5/2, जिसको हम अल्फा या बीटा के फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये सिंपल सा मेथड हमने पढ़ लिया, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। इसके लिए हमारे पास में खूब मल्टीपल्स क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। अगर आपका बेसिक नहीं है इतना स्ट्रांग, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप 10 to 15 क्वेश्चंस एक बार ट्राई कीजिए, और आपके बाद में उसके बाद में हम ग्राफिक मेथड और दूसरे मेथड को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।